हाँ, चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और जैसे ही आपको बताया था कि देखो फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक चेकलिस्ट वीडियो का सीरीज तैयार करने की कोशिश की है। एक चेकलिस्ट वीडियो का सीरीज तैयार करने की कोशिश की है। अब अपना पूरा एक्सपीरियंस को ध्यान रखते हुए, पूरा सिलेबस को ध्यान रखते हुए, पूरे एनसीईआरटी को ध्यान रखते हुए ये वीडियो आपके सामने लाए हैं। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो ये मेरा वीडियोस को जरूर देखिए। जैसा कि हम नाम दिए चेकलिस्ट, मतलब तैयारी पूरा हो चुका है, कहीं कोई टॉपिक आपसे छूट ना जाए, कहीं कोई टॉपिक आपसे छूट तो नहीं रहा है। इस बात को ध्यान रखते हुए एक पूरा वीडियो का सीरीज हम तैयार करने की कोशिश की है, चैप्टर बाय चैप्टर्स। अगर आप इस पूरा वीडियोस को सीरियसली देख लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन पूरी तरह से प्रिपेयर होने में मदद करेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आराम से आप बना पाएंगे। तो चले टॉपिक को शुरुआत करते हुए आज हम पहला वीडियो शुरुआत की है, फर्स्ट वीडियो लाने की कोशिश की है। यह आपका वीडियो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैट्रिक्स सबसे अजीब पेपर, सबसे मजेदार पेपर। उम्मीद है कि आप पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे। उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। लेकिन तब भी आप एक बार मेरे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, कहीं कोई टॉपिक आपसे मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, आपको वो बेनिफिट होगा। ठीक है बस। और अब तुमको अपना क्वेश्चंस का एक सीरीज दिखाते हैं। ठीक बस, क्वेश्चंस का एक सीरीज अब दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक बस, इसका अगर जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब ये चीज को, वीडियोस को देखते चल जाओ। ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से सेट किया हुआ है। ठीक बस, एनसीईआरटी को और इस सर के क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए एक सीरीज है पूरा। ठीक बस, इसको भी देखते चल जाए। इस तरह का टॉपिक देखो। कुछ क्वेश्चंस और है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ सब्जेक्ट। कोई भी क्वेश्चन हम सिलेबस से बाहर रखने की कोशिश नहीं किए है। अरे कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को कवर नहीं किए हैं, केवल और केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको जानना ही चाहिए। अगर आप किसी कारण से इसका सॉल्यूशन नहीं भी जानते हैं तो अब जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हुए चल जाए। आप इतना क्वेश्चन जरूर कर ले। आप जहां भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, जिनसे भी पढ़े हैं, जो वीडियो आप देख चुके हो वो ठीक है, साथ में ये क्वेश्चंस को भी आप जरूर देख ले। और क्वेश्चन सब कुछ क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं। एक बस आई स्टार्ट करते हुए चले। तो पहला क्वेश्चन, ठीक बस, मैट्रिक्स में सबसे पहला वाला चीज होता है कि मैट्रिक्स है क्या। आप ऑलरेडी जानते हैं मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम विच हैव नो एनी मैथमेटिकल मीनिंग। अरे ये तो आप जानते हैं, इसमें हम नया क्या बता दें, कुछ भी नहीं। तो पहला वर्ड मैट्रिक्स में नंबर कैसे अरेंज होता है, रो और कॉलम के रूप में, कुछ इस प्रकार से 3 1 2 2 5 7, कुछ इस प्रकार से। क्या आप इसका रो मैंने ऑर्डर जानते हैं? पहला वर्ड, पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑर्डर। ऑर्डर में आपका क्या होता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में आप लिखते हैं तो रो और कॉलम्स, तो 3 1 2 2 5 7, पता इसमें कितना है, एक रो दो, इसमें 2 रो 3 कॉलम्स, 2 रो 3 कॉलम। पहला वाला हमेशा रो और दूसरा वाला हमेशा कॉलम। अड़े का उल्टा नहीं हो सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब पहला वर्ड जो आपको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है वो कोई मैट्रिक्स दे देगा और आपसे ऑर्डर पूछेगा। याद रखिएगा, रो और कॉलम में उल्टा हो सकता है, मतलब ऑप्शन में 2 into 3 और 3 into 2 हो सकता है, 2 into 3 और 3 into 2 हो सकता है। आप उसको देखकर बहुत अच्छा समझते हुए लेके चले। ठीक बस, फिर आप कुछ सेकंड जो क्वेश्चन हम अपना ऑब्जेक्टिव में रखे हैं, जो आप अभी देखे, उसमें क्वेश्चन क्या दिए, एक मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट की संख्या 24। बताओ कि किस तरह का मैट्रिक्स फॉर्मेशन किया जा सकता है, बताओ तुम्हें बताओ कैसे हो सकता है। 24 एलिमेंट दे दे, रो और कॉलम में अरेंज करना है, रो और कॉलम में अरेंज करना है, कैसे कैसे हो सकता है। 24 एक रो में रख दे, एक मैट्रिक्स। मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग रखना शुरू करें 24 एलिमेंट, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसा ऐसा 24, मतलब एक रो और 24 कॉलम, एक रो 24 कॉलम, एक रो 24 कॉलम। और कितना हो सकता है, 2 रो में रख दे, सारे एलिमेंट को 2 रख दे, मतलब
मतलब कैसा हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड से 12 एलिमेंट्स, और के बाद फिर से सेकंड रो में भी फर्स्ट सेकंड और ऐसा ऐसा 12 एलिमेंट, ठीक है 24 ऐसा हो सकता है 2 into 12। और ऐसा क्या हो सकता है? तो 3 में रख दें, फर्स्ट है सेकंड है, टोटल 8 एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड 8 एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड 8 एलिमेंट्स, यह आपका 3 into 8 का हो सकता है। अड़े के पास और कितना हो सकता है? अड़े के पास और हो सकता है 4 का, लिखो 4 और 6 का, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। सो लिखे ये तुम्हारे पास अगर चलना शुरू करें तो ये तुम्हारे पास 6 एलिमेंट्स, ठीक है। इसका फिर से फर्स्ट रो सेकंड रो और 6 ऐसा ऐसा, थर्ड और ये 4 रो, ठीक है फर्स्ट और ये 4 रो के रूप में रखा जाए, 6 है। ठीक बस 6 में एलिमेंट्स, तो ये बार इसके आगे 4 into 6 एलिमेंट्स। और कैसा हो सकता है? और क्या पेयर हो सकता है? सोच के देखो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है। अड़ेगा 4 6 है, अड़ेगा उसके बाद तुम्हारे पास और फैक्टर क्या हो सकता है कि हम इसको 6 4 में तोड़ दें, मतलब 6 रो और 4 एलिमेंट में तोड़ दें, 4 कॉलम में तोड़ दें। इसी का रिवर्सल हो गया, 4 6 था 6 4, अब 8 3 में हो गया, अड़ेगा 8 और 3 में तोड़ दे। फिर आप इसको 12 और 2 में तोड़ दे, देखो 6 7, अड़ेगा फिर इसको 12 और 2 में तोड़ दे, और फिर ये 8, ये 24 और 1 में तोड़ दे। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है? तो दीज आर, क्या आपको समझ में? ये आपका पॉसिबल ऑर्डर है, मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर इतना तरीका का हो सकता है। मतलब अब हम इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 24 एलिमेंट है तो आप इसको फैक्टर करो, 24 का फैक्टर करो। कैसे कैसा फैक्टर हो सकता है? 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, 1 24, अड़ेगा 2 12, 3 और 6, 3 और 8, 4 6, 6 4, 8 3 और 12 2, 12 2 का हो सकता है, और 24 और 1 का हो सकता है। कितना तरह का पॉसिबल मैट्रिक्स हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तरह का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। बोलो ऐसा क्वेश्चन बन जाए। अगर मान लो एक मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट है, चलो जल्दी जल्दी कलम यूज कर बताओ कितना तरह का बन सकता है। एक मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट है, कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? नहीं, मतलब वैसा 2 नंबर चुनो जिसको रो पूरा करने पर 36 आ जाए। खेल तो हम लोग का मत बढ़ जाए ना, वैसा 2 नंबर नेचुरल नंबर चुनो जिसको प्रोडक्ट करने पर 36 आ जाए। क्या क्या हो सकता है? 1 और 36, 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9, अड़ी बस 6 और 6, 9 और 4, एक बार रिटर्न होना शुरू हो गया, फिर वही वाला है 12 3, 18 2 और 36 1। सब पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है। ठीक है, ये सब इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। 1 36, 2 18, 3 12, 4 9, 6 6, 9 4, इतना। अगर समझ में आए बता, एक में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट टोटल 5। अब कितना रो कितना कॉलम, कितना तरह का पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? फैक्टर, कोई 2 नंबर गुना कर 5, कोई 2 नंबर गुना कर 5, 2 और 2.5 नहीं कर देना, 2 और 2.5 नहीं कर लेना, हमको नेचुरल नंबर चाहिए। क्या हो सकता है? तो हो सकता है 1 into 5 और 5 into 1। मतलब फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर रहेगा तो बहुत सारा बनेगा, प्राइम नंबर रहेगा तो 2 बनेगा, प्राइम नंबर रहा तो 2 बनेगा। तो बोलो ऐसा क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है बात, इसी पर आपका कुछ ऑब्जेक्टिव था वो अपना बना लीजिएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन आपको हम दिए, ऐसा वाला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। ये देखो एक क्वेश्चन लिखे हैं, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किए, अरे ऐसा, ठीक है, ऑफ 3 into 4 ऑर्डर का, मतलब 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम्स, aij बराबर 10 हाफ टाइम्स ऑफ, क्या था क्वेश्चन, हाफ टाइम्स ऑफ 3i माइनस जे। देखो ऐसा वाला एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आप जानते हैं इसका सॉल्व जानते तो बना लीजिए, अगर आप नहीं जानते तो मेरे साथ देखिए। देखो सबसे पहले क्या है, 3 into 4 ऑर्डर बनाना है, 3 रो 4 कॉलम, उल्टा तो नहीं है,
4 और 3 काउंट तो नहीं है, नहीं जी, पहले रो 3 रो और 4 कॉलम्स। तो आप इसका बनाइए जनरल फॉर्मेट। देखिए इसको हम लोग जनरल फॉर्मेट कहते हैं। 3 रो जनरल कॉलम, एड्रेस सही सही लिख लो। 1 1 ये 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 और 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4। मतलब एक जनरल फॉर्मेट तैयार किए। 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम डाला। क्या ये बात ठीक है? अब एड्रेस के आधार पर यहाँ बताओ आई का मान जानता है बस, डे समझो। यहाँ पर वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? यहाँ पहचानो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। यहाँ पर आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, 1 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3। तो आई और जे का वैल्यू बढ़ा निकालो, बढ़ाओ। A11 A11 सीखो एक बार, A11 का भी निकालना पड़ा, मतलब आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। सो हाफ इंटू मोड है -3 इंटू 1 प्लस 1। सो -3 प्लस 1 -2 का मोड आया 2। सो हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1। सो हाफ इंटू 2 का वैल्यू हो गया 1। सो रिजल्ट इज 1 1 2 1 2 1 2 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2। यहाँ पर 2 बढ़ा कितना हो जाएगा? -1। रिजल्ट क्या हो गया? हाफ। बढ़ा के निकाल लो। 1 3 1 और 3 वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बस वैल्यू हो जाएगा 0। बस 1 4 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 4, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 4। हाफ मोड है, याद रखना मोड। 2 1 3 दूनी 6 और 1 यानी कि 5/2। 2 2 -6 और -4 यानी कि 2। 2 3 3 दूनी 6 और 3 -6 और 3 -6 और 3 3 दूनी 6 -6 और 3 क्या वैल्यूज हो गया? 3/2। 2 4 -6 और 4 -6 और 4 यानी कि 1। 3 1 3 3 9 वैसे 1 यानी कि 8/2 4। 3 2 -3 और ये 2 -9 और 2 नहीं जी। 3 3 9 और 1 8 मतलब 3 3 9 और 7/2। 3 और 3 3 3 9 और 3 यानी क्या हो गया? 10 और -9 और 3 6/2। 3 3 4 -9 प्लस 4 यानी कि 5/2। जैसे ये आपका मैट्रिक्स। आसान क्वेश्चन बन गया, बस बन जाएगा ना। बस 1 2 2 1 मतलब आई और जे का पहचान करो और आराम से एलिमेंट, आई और जे का पहचान करो और वैल्यूज क्या है बात, ठीक है। अच्छा ये तैयारी हो रहा है या नहीं हो रहा? तैयारी किया या नहीं किया? ठीक, बस होने का तैयारी तो नहीं करने लगा, एग्जामिनेशन तुरंत बाद है, आप उसको देख ले चलो। ठीक है, और इसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिए है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव नंबर 6। क्या बोला? एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए, मैट्रिक्स तैयार कीजिए 3 into 3 ऑर्डर का। 3 into 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तुरंत दिमाग में आया कि 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स तैयार करना है, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 और 23 A31 A32 और A33। क्या है बढ़िया? अब पूछा कि किसी भी जगह पर या तो आपको 0 रखना है या 1, या तो 0 या 1, मतलब यहां पर 0 या 1, यहां पर 0 या 1, यहां पर 0 या 1, यहां पर 0 या 1। तो 0 और 1 0 1 0 1 रखते चल जाओ। ये बोलो 0 और 1 बाइनरी नंबर है, नहीं बाइनरी नंबर रखते चल जाए। अब पूछा हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म, कितना मैट्रिक्स टोटल फॉर्मेशन होगा? ठीक है, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, दो ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा और कोई एलिमेंट जान में नहीं करता। अरे बाइनरी ऑपरेशन है 0 और 1। तो बताओ कितना सारा पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है, कितना पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है? मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे सब जगह भर दे 5 4 3 2 1 1, जैसे मान लो सब जगह हम 1 1 रखे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितना मैट्रिक्स हुआ? 1 2 1 2 9 वो नहीं 1 2 ऐसा पूछ रहा है। मान लो यहाँ पर हम 1 की जगह पर 0 कर दे, ये दूसरा हो गया, दूसरा, ये दूसरा। अगर हम यहाँ पर 1 रखें, यहाँ पर 0 कर दे, ये तीसरा हो गया, ये पहला। तो ये 1 2 हुआ, 1 1 1 1 1 1 1 1, ये वाला 1 1 0 1 1 1 1 1 1, ये दूसरा।
यहां पर 0 बदल दिए, तीसरा, ऐसे ऐसे करते टोटल कितना मैट्रिक्स हो सकता है? गिन सकता है कोई? क्या गिन पाएंगे? सवाल ही नहीं आज। कितना गिनेगा? तू कहेगा यहाँ पर 1, यहाँ वाला गिन नहीं। देखिए सर, हर जगह 0 0 9 होता है, 9 एक होता है। अरे कोई कहेगा नहीं हम दो जगह 0 रखेंगे, वो वाला 3 0 वाला कैसे हो? और 3 कहाँ रखेंगे 0? बहुत सारा संभव है। तो वास्तव में ये क्वेश्चन ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, मैट्रिक्स का था भी नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से तेरे पास ऑप्शन कितना हो सकता है। यहां पर देखो 2 ऑप्शन है, या तो 0 या 1, या तो 0 और 1। इसके लिए कितना ऑप्शन? 2C1, ये 2C1 2C1, ऐसा ऐसा 2C1 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 9 टाइम्स, 9 बार। ये बात ठीक है, 2 2 2 2 टू द पावर 9, यानी कि 512 मैट्रिक्स बन सकता है। काउंट करके कर सकता है। कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एग्जामिनेशन में हो सकता है ये पूछे पूरे नहीं बल्कि डायगोनल वाला 1 0 1 0, बाकी सब 0, तब कितना? अच्छा ये बता, मान लो यही क्वेश्चन में रहता है कि 3 into 3 ऑर्डर, सारा एलिमेंट 0, केवल प्रिंसिपल डायगोनल में या तो आप 0 रख सकते हैं या 1, या तो 0 रख सकते हैं या 1, तब कितना ऑर्डर? तो यहां पर वाला 2 ऑप्शन 2C1, यहां के लिए 2C1 और यहां के लिए 2C1, बाकी तो सब फिक्स है। सो टोटल 8 मैट्रिक्स बन जाता। तो देख लेना क्या पूछा है। ऐसा उम्मीद है इस बार ज्यादा घुमाएगा तो नहीं, लेकिन एक चांस ले ली। चलो अगला ऑब्जेक्टिव पर देखते चलो। क्या एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड सुने? एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सुने? अरे कोई खतरनाक चीज नहीं। जो एडिटिव आइडेंटिटी क्लास 7 और 4 में था ना, वही आज भी एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब वह एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? ध्यान से मतलब वो नंबर जिसको किसी नंबर के साथ जोड़े तो वैल्यू में कोई तरह का अंतर नहीं आए। जैसे साधारण अलजेब्रा की बात करते हैं, 1 मिनट के लिए मैट्रिक्स को साइड छोड़ दो, बताओ साधारण अलजेब्रा में एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? मतलब कौन ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ जोड़े तो फर्क नहीं पड़ता है? कौन हो सकता है? किसको किसी नंबर से जोड़े तो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब और समझाते हो, और देखो मतलब 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 ही आ जाए? 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए? हाँ कहा पूछ रहे थे, कहा बोले 5 में जोड़ने पर 5 आ जाए? सोच लो एक बार। 7 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 ही आ जाए? तो स्वाभाविक अगर आप 0 जोड़ते हैं तो 5 का 5, 0 7 में 7, किसी भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो नंबर में कोई इफेक्ट नहीं। तो 0 को क्या बोल सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, हाँ सुना तो है। अब बताओ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ये था एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या गुना करे तो फर्क नहीं पड़े। अभी क्या था? क्या जोड़े कि फर्क नहीं पड़े। अब क्या गुना करे कि फर्क नहीं पड़े। 5 में ऐसा क्या गुना करे कि 5 ही रह जाए? 0। कैसे बोलते हैं? 5 0 करने से कहीं 5 आएगा कि 0 आ जाएगा? हाँ ठीक। अब फिर से 5 में ऐसा क्या गुना करे कि 5 ही हो जाए? अरे 1 1। सो 5 में अगर हम 1 गुना करें तो 5 आएगा। 7 में अगर 1 गुना करें तो 7 आ जाएगा। इस 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये तो साधारण अलजेब्रा में होगी, ये साधारण अलजेब्रा में हो गया। इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में क्या है? अब सोचो ऐसा क्या बोल सकते हैं इनवर्स के लिए? ए में ऐसा क्या जोड़े कि ए आ जाए? ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें ऐसा क्या मैट्रिक्स जोड़ दे कि ए का ए रह जाए? कौन हो सकता है? अरे अभी भी 0, मतलब 0 मैट्रिक्स, बिल्कुल 0 मैट्रिक्स। तो बताओ एडिटिव आइडेंटिटी किस पे याद रख सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बराबर क्या हो गया? 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स करने का मतलब जो ऑर्डर का भी हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 1। चलिए तो ठीक है भाई,
किसी भी मैट्रिक्स में तो मिला जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता है। अरे जरूरी नहीं कि स्क्वायर शेप में रहे, जैसे जरूरत पड़ा वैसे चलेगा। तो ये आपका किसी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव वन वाला सोच रहा है क्या, मतलब क्या हो सकता है सोचो, मल्टीप्लिकेटिव पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता होगा, मतलब ये वाला 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 1 1 1 1 1, जैसे जीरो आइडेंटिटी था 0 0 मल्टीप्लिकेटिव 1 1, क्या ऐसा सोच रहे? करके एक बार देखो ना, एक बार बैठी दे लो और से गुना करके देखो तो 1 1 क्या सेम आता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी यूज करोगे तो यह रिजल्ट सेम नहीं आएगा। सो आइडेंटिटी क्या हो सकता है, तो जैसे यूनिट मैट्रिक्स 0 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो केयरफुल, आइडेंटिटी आइडेंटिटी जीरो का साधारण अलजेब्रा के समान जीरो वाला, ये एलिमेंट सारे जीरो तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सारे एलिमेंट 1 नहीं, केवल डायगोनल एलिमेंट इज 1। सो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला याद रखना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स, कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए जी, क्वेश्चन हो गया हम लोग 7 हो गया, 8वां ऑब्जेक्टिव में आइए। 8वां ऑब्जेक्टिव देखिए, दो मैट्रिक्स है। अरे आपको याद है दो मैट्रिक्स गुना का होता है, हर दो मैट्रिक्स गुना किया सकता ही नहीं। क्या आप हर जो भी मैट्रिक्स आपको दे आप गुना कर लीजिएगा? क्या गुना करने का कोई कंडीशन भी होता है? हाँ बिल्कुल, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो। जैसे ये देखो, अगर दो मैट्रिक्स गुना हो जाए तो इसके लिए जरूरी क्या है कि पहला का कॉलम दूसरे का रो के बराबर, n इंटू पी। पहला का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहला का कॉलम दूसरे का रो, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। आउटपुट जो बनेगा, क्या आप उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जानते हैं? गुना वाला तो जानते। रिजल्ट जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जो रिजल्ट तैयार होगा उसका ऑर्डर, इससे एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा। क्या मैट्रिक्स का, क्या आप इसका ऑर्डर जानते हैं? बिल्कुल, ये m और ये p, m और ये p, m इंटू p। जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो mth ऑर्डर रो का pth कॉलम का बनेगा। जो बच गया वो वाला नहीं, बीच वाला इक्वल हटा, बीच वाला इक्वल हटा, बचा कौन? m इंटू p। सो नया मैट्रिक्स बनेगा वो m इंटू p ऑर्डर का होगा। जानता था ना? अच्छा कि ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। इसी पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार देखो उसको, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। अरे बस क्वेश्चन नंबर 15 समझाते हैं। देखो एक बार इसका रिजल्ट देखिए, देखो बस एक बार इसका क्या बोला, 4 मैट्रिक्स है। अब 4 मैट्रिक्स है, 5 मैट्रिक्स, 5 पहला वाला एक से एक मैट्रिक्स है, एक से एक मैट्रिक्स है जो 2 इंटू एन ऑर्डर का है। 2 इंटू एन है, ये वाला गुना अलग है जी, ये वाला एक सिंबल है सिंबल, और ये वाला 2 इंटू एन है। y एक मैट्रिक्स है 3 इंटू के ऑर्डर का, 3 इंटू के ऑर्डर का, और z है 2 इंटू पी ऑर्डर का, और z इसके बाद तुम्हारे पास x y z w जो है वो n इंटू 3 ऑर्डर का है, n इंटू 3 ऑर्डर का है। और ये हो गया p आपका p इंटू के ऑर्डर का है, p इंटू के ऑर्डर का। आप 5 मैट्रिक्स भर दिए, सारा क्वेश्चन ऐसे भरा गया। तब भी आओ देखते इस पर कुछ क्वेश्चन, 2 दिया हुआ है। If py and wy are defined, py plus wy are defined, ये डिफाइंड है, आर डिफाइंड, तो आपसे कह रहा पी और के का मान निकाल दीजिए। बोलो आपसे बनेगा, सोचो डिफाइंड होने का शर्त क्या होता है? दो मैट्रिक्स पहले पी वाई रहेगा तब ना जुटेगा, तो पी वाई निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला सकता? पी वाई निकाला है इस क्वेश्चन में, ये डिफाइंड है, मतलब पहले पी वाई निकला होगा, डब्ल्यू वाई निकला होगा, फिर जुटेगा।
पहले पी वाई निकला होगा, डब्ल्यू वाई निकला होगा, फिर जुटेगा, तभी ना डिफाइन। अब पी वाई डिफाइन होने का शर्त क्या है? पी ये वाला और वाई, पी ये वाला और ये वाई। जरा देख लेते हैं, पी इंटू वाई डिफाइन कब हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू निकालना संभव है। पी इंटू के और इंटू 3 इंटू के। पी वाई डिफाइन है तो बताओ पी का मान कितना? अब हम लोग जानते हैं कि डिफाइन होने का एकदम शर्त क्या है, यहां का रो कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। अगर ये डिफाइंड है मतलब के का मान, अगर ये डिफाइंड है तो के का मान 3। नहीं समझा? फिर देखो हम लोग जानते हैं कि डिफाइंड मतलब ये वाला कॉलम और इसका रो, ये वाला कॉलम इसका रो बराबर। सो के का मान कितना हो गया? 3। चलो एक आंसर तो निकल गया, के का वैल्यू 3। एक टू दो। अब बता इसमें डब्ल्यू वाई डिफाइन होने का क्या है? डब्ल्यू वाई अदा ये डब्ल्यू एन इंटू 3 और वाई का वैल्यू 3 इंटू के, 3 इंटू के, ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है। इसका कॉलम उसका रो, क्या मिला? कुछ नहीं। तो 3 बराबर 3, कुछ तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। तब फिर P कैसे निकलेगा? तब हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या आया था। देखो पी वाई, P ये था और ये Y था, पी वाई से P इंटू के ऑर्डर का बनता है। इससे जो मैट्रिक्स बना फाइनल आउटपुट क्या देगा? P इंटू के ऑर्डर का। ठीक बस इससे डब्ल्यू वाई एन इंटू के ऑर्डर का, नहीं एन इंटू के ऑर्डर का। अब ये वाला जुड़ गया, ये वाला जुड़ना संभव है। क्या बोला? P इंटू के एन इंटू के, ये जुड़ गया। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है? तो बताइए P का मान क्या है? K का मान तो 3 था, नहीं पहला में K का मान 3 आया था, P इंटू 3 प्लस एन इंटू 3, ये जुड़ रहा मतलब P और N आपस में बराबर। सो हम इतना ही कह सकते हैं कि P का वैल्यू कितना है? N के बराबर। P इज इक्वल टू N। अब N का वैल्यू 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, N का वैल्यू 3 डिफाइंड। नहीं समझा? फिर से एक एक करते हुए फिर से देख लेते। ये देखो ऐसे दिया। अब क्या बोला? पी वाई एंड डब्ल्यू वाई आर डिफाइंड। अब तुम सोचो मतलब गुना भी होगा जुटेगा भी, गुना भी होगा जुटेगा भी। तो कंडीशन बता गुना कब हो सकता है? पी वाई कब गुना हो सकता है? पी वाई तभी गुना हो सकता है जब पी का कॉलम वाई के रो के बराबर। पी का कॉलम लिख देते हैं यहाँ पर, पी लो, पी का मान लिखते हैं। पी ऑर्डर कितना है? पी इंटू के ऑर्डर का। y का वैल्यू 3 इंटू के ऑर्डर का, 3 इंटू के ऑर्डर का, ये पहला है। नहीं हम केवल ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर। w का वैल्यू, w का n इंटू 3 ऑर्डर का प्लस ठीक बस n इंटू 3 ऑर्डर का इंटू y कितना है? 3 इंटू के ऑर्डर का। अब तुम सोचो कि इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? ये वाला डिफाइन है, ये वाला ब्रैकेट डिफाइन है कब? जब k का मान 3 के बराबर। अगर k का मान 3 नहीं हुआ तो गुना नहीं होगा, आगे कोई चीज डिफाइन नहीं होगा। सो यहां पर k का वैल्यू 3 लीजिए, k का वैल्यू 3 लिखी देते हैं। p इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये दोनों का गुना। अब इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज 3 इंटू 3, ये भी हो जाएगा। अब इसका बताओ, ये n इंटू 3 और ये वैल्यू हो गया दिस इज 3 इंटू 3। क्या है? तो ठीक है, इसको गुना करने पर क्या आएगा? P इंटू ये वाला B जो लगाया P इंटू 3, चांस है उसमें भी क्या आ गया? N इंटू 3। अब ये दोनों जुटना संभव है। ये कब संभव है? जब P का वैल्यू N के बराबर। यानी इस क्वेश्चन में K का वैल्यू 3, P का वैल्यू N, K का वैल्यू 3, P का वैल्यू N और डिफाइन। चलिए जी, ये तो सही है। अब आप इसका डिफाइन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन 11, 12 नंबर देख लेना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ओबेस कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। क्या आप कॉम्यूटेटिव समझते हैं ना? नहीं होता। अरे कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय मतलब ऑर्डर चेंज हो जाए। अब तुम बताओ a प्लस बी और b प्लस ए सेम होगा क्या अलग अलग? ये बताना a प्लस बी सेम या b प्लस ए सेम या डिफरेंट? स्वाभाविक है सेम है। सो ओबेस। क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होगा? क्या a इंटू बी और b इंटू ए सेम आएगा?
लगता तो है सेम आएगा लेकिन गारंटी नहीं। बहुत केस ऐसा आएगा जिसमें ए बी निकलेगा, बी ए निकल भी नहीं करेगा, ए भी निकलेगा, बी ए निकल भी नहीं करेगा, निकल भी जाए तो डिफरेंट भी हो सकता है, ए भी निकल जाए, बी ए निकल जाए, लेकिन दोनों अलग अलग हो सकता है। तो कंफर्म नहीं है, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या याद बढ़ी क्या? यही आपका मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट ये ठीक है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सुटेबल ऑर्डर। एक और ऑब्जेक्ट केवल देख लो, फिर बाकी कल अड़ेगा सेक्शन में। देखो ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ सुटेबल ऑर्डर। अब बता ए बी पर होल्ड डैश मतलब डैश मतलब ट्रांसपोज, रो का कॉलम कॉलम करो, रो का कॉलम रो, उल्टा पुल्टा कर देना नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर ये प्लस रहेगा ना, प्लस होल पर डैश, तो आराम से आप डैश डैश कर देना। लेकिन अगर ए बी होल पर डैश आ जाए तो दिस इज बी डैश इंटू ए डैश। क्या यहां तक बात ठीक है कि नहीं? तो बताओ कैसा लगा टॉपिक्स अच्छा लग रहा है कि नहीं? रिविजन हो पाया कि नहीं इससे आपको? अड़ेगा आज के लिए इतना ही काफी। ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। अड़ेगा नेक्स्ट क्लास में आप कंटिन्यू कर लेंगे। आप एक बार टॉपिक को ठीक से देख लो, क्लियर कर लो, एक शॉर्ट नोट्स को बनाते हुए चलो। कोई टॉपिक आपसे छूट रहा था तो आप कंफर्म कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।